आज हम पुनः एक नए टॉपिक मोटर वाइंडिंग जब हम करते हैं तो चाहे वो सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो। जैसे सिंगल फेस मोटर वाइंडिंग करते हैं तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और दूसरा रनिंग, या फिर उसको हम यूँ भी बोल सकते हैं ऑक्सिलरी या रनिंग। ठीक है, तो इसमें वाइंडिंग करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों को या उसके टॉपिक्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमको वाइंडिंग करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उनके जो लीड टर्मिनल्स हैं, लीड टर्मिनल्स किसको बोलते हैं? जो उनमें से लीड वायर बाहर निकल के आते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, पहला नंबर। ठीक है, या तो उसको आप मोबाइल पर से स्क्रीनशॉट करके ले लें। ठीक है, दूसरा साइड कवर के ऊपर वाइंडिंग का फैलाव, मतलब साइड कवर दो कवर होते हैं, एक एंड कवर होता है और एक फ्रंट कवर होता है। तो उसके ऊपर में वाइंडिंग का फैलाव कितना है? फैलाव का मतलब ये है कि वाइंडिंग का भाग उस कवर के लिए कितना बाहर आ रहा है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप वाइंडिंग करते हैं तो यदि मान के चलिए फैलाव ज़्यादा कर देंगे तो वो अंत में दबेगा नहीं, मतलब कवर लगाएंगे तो लगेगा नहीं। और फैलाव यदि कम कर देते हैं तो आपसे वाइंडिंग ढंग से होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग करने के लिए थोड़ी बहुत जगह स्पेस रखना होता है कि नहीं, वो वाइंडिंग को खींचते हैं ना अपन। ठीक है, तीसरा रनिंग वाइंडिंग में ग्रुप संख्या प्रति ग्रुप कॉइल की संख्या कितनी है, ग्रुप की संख्या कितनी है, इसको भी आप जान लें। ठीक है, उसके बाद में आता है रनिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग की लीड की पोजीशन क्या है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की लीड की पोजीशन क्या है। रनिंग वाइंडिंग के कॉइल का पिच क्या है। ठीक है, पिच क्या क्या हो सकता है? पिचों की संख्या कितना होता है? 4, 6, 8। एक से 4, एक 6, एक 8, एक 10, एक 12, 14 होगा क्या? नहीं। ठीक है, नहीं होगा। नहीं। हाँ, दूसरा ये सब ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग के क्या होंगे? 1, 5, 1, 7 ऐसे भी होते हैं। ठीक है, मोटर वाइंडिंग खोलने के बाद में क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। रनिंग वाइंडिंग के समस्त चालकों की संख्या, मतलब रनिंग वाइंडिंग में कितने कंडक्टर हैं उसको काउंट करके रख लें, गिने। ठीक है, उसको डाटा नोट करके रखें। ये स्टार्ट, यदि सिंगल फेस है तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का। उसके गेजेस, उसका तार का गेज क्या है। तो यदि मान लो कि बात आप माइक्रोमीटर से काम कर रहे हैं तो माइक्रोमीटर से नाप लें, और यदि उसका गेज निकाल रहे हैं तो माइक्रोमीटर में जो तार का गेज है एमएम में जो आता है उसको उसके नंबर से टैली कर लें। ठीक है, एक चार्ट तैयार कर लें। आप जब भी यदि काम कर रहे हैं तो ये एमएम और एसडब्ल्यूजी गेज का एक चार्ट होता है, उसको प्रॉपर रूप से तैयार कर लें और अपने सामने में रखें। धीरे धीरे आपको वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी कि कितना एमएम बराबर कितना गेज। ठीक है, इसके बाद में तार का कुल वजन। आप जैसे कॉइल बना रहे हैं, यदि मान के चलिए कि आपके जो एंड कवर और फ्रंट कवर में जो कॉइल का फैलाव है यदि ज़्यादा हो गया तो तार का वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तार ज़्यादा लगेगा। यदि तार ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वजन कर लें। ठीक है, अब मुख्य तौर पर कुछ चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना चाहिए और वो क्या बताता है। ठीक है, तो कोई मोटर जिसमें हम 3 फेस, यहाँ पर 3 फेस की मोटर है
ये दिया हुआ है, तो यहाँ फेस लिखा हुआ है 3, मतलब ये क्या हुआ 3 फेस। ठीक है, शुरुआत से आते हैं इंसुलेशन क्लास। क्लास में ई क्लास इंसुलेशन है, तो ई क्लास इंसुलेशन के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि ये कितने डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। तो कितने डिग्री टेम्परेचर तक सहन करेगा? 120 डिग्री तक सहन करेगा। इसमें क्या क्या लगा होगा? लेटराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर लगा हुआ होगा। ठीक है, क्या क्या लगा होगा? लेटराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर लगा हुआ होगा। रेटिंग, ठीक है, रेटिंग क्या दिया है? रेटिंग ये क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट रेटिंग वैल्यू। यस, क्या होता है ये? एक समान गति से एक समान गति से चलते रहने वाला। ठीक है, मतलब इसकी जो गति है वो क्या होगी? एक समान गति से चलने वाली मोटर है, ये बता रहा है। ठीक है, अब इसमें तो ये लिखा है, यदि मान लो कि बात स्टेपर मोटर है तो क्या होगा? ये कांस्टेंट नहीं लिखा रहेगा। स्टेपर मोटर एक समान गति से नहीं चलती, इसकी गति अलग अलग परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद में किलोवाट, 1.1 किलोवाट। आप देखते हैं 3 HP बराबर 2.2 किलोवाट होता है, तो 3 HP का आधा कर दिए तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 का आधा कर देंगे किलोवाट में तो 2.2/2 बराबर 1.1। फेज 3 फेज है। वोल्ट, जब फेज 3 है तो 440 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लास 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज है तो ये अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। एम्पियर, ये मोटर कितना करंट ले रही है इस चीज को ये बता रहा है, अर्थात ये मोटर आपकी ऑनलोड कंडीशन में 2 से 4 एम्पियर तक का करंट लेगी। ठीक है, जब आप किसी मोटर को तैयार करते हैं उसके बाद में क्या चेक करते हैं? कितने एम्पियर करंट ले रही है। ऑनलोड कंडीशन में और विदाउट लोड कंडीशन में, दोनों ही परिस्थिति में चेक करते हैं। यदि विदाउट लोड कंडीशन में है तो मोटर एम्पियर करंट कम लेगी या ज़्यादा लेगी? कम लेगी, और लोड की स्थिति में है तो ज़्यादा लेगी। आरपीएम, यदि 1400 आरपीएम है तो क्या होगा? 4 पोल। तो इसके लिए क्या करते हैं? 120 F/P क्या हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? n इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? 120 F/50 में कैसा रहता है? P। फ्रीक्वेंसी सर 50 है ना? ये क्या है? कौन सा फार्मूला है? ये आरपीएम निकालने का। तो इसमें आप निकाल करके आप क्या कर सकते हैं? ये निकाल सकते हैं। यदि आरपीएम 3000 है तो क्या आएगा? पोलों की संख्या कितनी होगी? 2। और यदि आरपीएम 1500 है तो पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और यदि आरपीएम 1000 आरपीएम है तो पोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, इस प्रकार। और 750 है तो 8 पोल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पोलों की संख्या। ये आईपी क्या बता रहे थे? आईपी का मतलब इंसुलेशन प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इस इंसुलेशन प्रोटेक्शन का मतलब, यदि मान के चलिए कि कोई मोटर चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें धूल, मिट्टी या फिर नमी का प्रभाव होगा, तो उन सब प्रभाव को कितने
डिग्री या कितने स्तर वो सहन कर सकता है वो क्या कहलाएगा? आईपीएस। ठीक है। और ये क्या चीज है? ड्यूटी। ड्यूटी। ये क्या चीज होता है?